देखिए यही है, कितने लोग हैं? स्विच ऑफ योर वीडियो। काची बुडा काची का घर पर शादी हुआ है। गुड इवनिंग। आवाज आ रही है आप लोगों को? तो वी का निशान बना लीजिएगा एक बार। हाँ मेरी प्रोफेसर, आवाज आ रही हो तो हाँ प्रोफेसर द्विवेदी, सबके पास आपकी आवाज आ रही है। आप कंटिन्यू करें सर प्लीज। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। छोड़िए ना। ओके, सो गुड इवनिंग। मेरा नाम अनिल है और मैं यूनिवर्सिटी गोरखपुर में प्रोफेसर हूँ बॉटनी डिपार्टमेंट में। और इससे पहले कि मैं आपको चर्चा करूं, जैसा कि हालांकि मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आप लोगों का, अगर वीडियो ऑन रहता है, जिस तरह से क्लास में जब हम लोग बैठते हैं तो कोई स्टूडेंट पर्दा करके, बुर्का करके या घूंघट करके नहीं बैठता है, ठीक है? तो अगर आप लोग का वीडियो ऑन हो जाता है तो एक 1 to 1 इंटरेक्शन होता है, ज़्यादा अच्छा हेल्दी इंटरेक्शन होता है, ज़्यादा बढ़िया रहता है, ज़्यादा फ्रूटफुल होता है। ऐसा मेरा मानना है, आपका मानना है, बाकी लोग का क्या है मुझे पता नहीं है, लेकिन ओके। सो जो मैं आपको बता था कि मेरा ऐसा मानना है, यदि आप ग्रैस्प करने के लिए कुछ आते हैं, कुछ लेने के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए आते हैं, तो आपका वीडियो ऑन रहता है तो आप बेटर परफॉर्म कर पाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बढ़िया से उसको एक्सेप्ट कर पाते हैं। सो ओके, सो मैं पहले अपने बारे में कुछ स्टार्ट करता हूँ, अपने बारे में कुछ बताते हुए, और मैं आगे अपने टॉपिक की तरफ मूव करूँगा। और सबसे पहले तो मैं थैंकफुल हूँ एडुसी से एसोसिएटेड सभी लोगों का, ख़ास तौर से डॉक्टर हादी हसन जी का, जिन्होंने मुझे अप्रोच किया, जिन्होंने मुझे कहा कि मैं टाइम स्पेयर करूं इसके लिए। सो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू डॉक्टर हादी हसन जी। तो मैं बता दूं अपने बारे में, मैंने 1996 में एमएससी किया था बॉटनी से, और उसके बाद 99 और 2000 में लगातार दो बार नेशनल ओके। सो 99 और 2000 में, 99 और 2000 में लगातार 2 बार मेरा नेट निकल गया, और उसी कंटिन्यूएशन में 16 नवंबर 2001 को हमारा गोरखपुर यूनिवर्सिटी में लेक्चरर का इंटरव्यू था। 16 नवंबर 2001 के इंटरव्यू में हमारा सिलेक्शन हुआ, और वही 2001 में हमारी पीएचडी भी हुई BHU बनारस यूनिवर्सिटी से, और इस क्रम में लगातार करीब 20 साल होने वाले हैं सेवा को। सो जैसा कि आप लोगों को मुझे जो बताया गया है, BSU-SC के इंटरव्यू की आप तैयारी के प्रोसेस में हैं, तो उसके बारे में मुझे आपको गाइड करने को कहा गया है। तो मैं ये बता दूं आपको कि मैंने इंटरव्यू दिया कम है लेकिन लिया ज़्यादा है। मैंने ज़्यादा इंटरव्यू लिया है क्योंकि इंटरव्यू देने का मौका कम मिला है। शुरू के ही पहले दूसरे इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लिया, उसके बाद इंटरव्यू देने का मौका नहीं मिला, लेकिन इंटरव्यू लेने का बहुत ज़्यादा मौका मिला है। और मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊं कि कई बार इंटरव्यू लेने के दौरान मेरे मन में, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को ना? सूरज जी, सूरज सुमन जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है प्रॉपरली? हाँ सर, अगर आ क्लियर रही है, तो आपकी वी का आवाज निशान। क्लियर है सर। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सो मैं आपको बता ये रहा था कि इंटरव्यू लेने का मौका ज़्यादा मिला, और कई बार ऐसा होता था कि इंटरव्यू के दौरान बच्चों से जो इंटरेक्शन हो रहा है
उस बीच में मेरे मन में आता था कि अगर ये छोटी छोटी गलतियां जो बच्चे यहाँ आके कर रहे हैं, ये थोड़ी थोड़ी गलतियों को सुधार लेते तो इनका परफॉर्मेंस और अच्छा आ जाता और ज़्यादा बढ़िया इनका परफॉर्मेंस हो जाता। तो कई बार ऐसा आता था, लेकिन ऐसे पोजीशन पर रहते थे कि वो मैं बता नहीं सकता था कि कहाँ क्या गलती करें, आप इसको कैसे सुधारें, तो वो नहीं कर सकते थे। बट आई एम वेरी मच थैंकफुल, ये एडुश्री जो इन लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया और ये अपॉर्चुनिटी दिया कि मैं आपसे इंटरेक्ट करूं इसके बारे में, और आपको मैं कुछ उन गलतियों को जिसको मैं हम लोग नोटिस करते हैं बोर्ड में बैठ के, और मुझे लगता है कि ये छोटी छोटी गलतियां कोई बच्चों को सुधारने वाला होता तो कैसे वो होता। सो इसके लिए मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो मैं अपने कुछ एक्सपीरियंस आपके सामने रखना चाहता हूँ कि आपको कैसे इंटरव्यू देना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और 2-3 बातें तो मैं आपको बेसिक बता दूं जो आप सबके दिमाग में होना चाहिए। पहला ये होना चाहिए कि आप जब भी किसी इंटरव्यू बोर्ड के सामने जा रहे हैं, आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये अगला आधा घंटा मेरे जीवन का वो स्वर्णिम अवसर है जो मेरे पूरे के पूरे जीवन को सुखद करने जा रहा है। मतलब अगले आधे घंटे में मैं अपने लाइफ की वो नींव रखने जा रहा हूँ जिस नींव पर मेरा पूरा का पूरा जीवन एक सुखद और समृद्धशाली बन सकता है। और इस चीज को मान के ही आपको इंटरव्यू बोर्ड के सामने पहुंचना चाहिए। और जब ऐसा होता है तो आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस वहां पर देते हैं। और ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए, आप उससे पहले बिल्कुल शांत दिमाग में, बिल्कुल काम माइंड, एकदम बिल्कुल शांत होकर जाए वहां पर इंटरव्यू बोर्ड के सामने, ताकि वहां से बाहर निकलने के बाद आपके मन में ये कभी ना आए अरे बाप रे ये हमसे चूक हुई, ये हमसे गलती हो गई। अक्सर ऐसा होता है, आप लोग ग्रेजुएशन पीजी के एग्जामिनेशन की बात करते हैं, अरे यार ये हमसे छूट गया, यहाँ पर मैंने गलती कर दी। ये वाला मौका यहाँ नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि आप यूजी पीजी के एग्जाम तो पास कर ही लेते हैं, लेकिन ये यूजी पीजी का एग्जाम नहीं होता है ना। ये तो ऐसा एक मूवी का रिकॉर्डिंग है जिसमें कोई रिटेक नहीं है। एक बार जो आपने एक्शन कर दिया वही परमानेंट हो जाता है। इसलिए आपके चेहरे पर बिल्कुल आत्मविश्वास लेके आपको वहां पर जाना चाहिए, और आपके अंदर एक और फीलिंग होनी चाहिए। अंदर हॉल में जैसे आप प्रवेश कर रहे हैं, आपके मन में बिल्कुल एकदम शेर वाली चाल होनी चाहिए, आई एम द बेस्ट अमंग ऑल। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, आई एम द बेस्ट। ये फीलिंग जब तक आपके साथ नहीं रहेगी, आप कहीं ना कहीं चूक कर जाएंगे। तो आपके साथ हमेशा ये दिमाग में रहना चाहिए कि आई एम द बेस्ट, ये वाली फीलिंग लेके आपको अंदर जाना चाहिए हॉल में। और मैं आपको आज, यदि आपके पास आसपास पेन और पेपर हो तो आप कुछ पॉइंट्स नोट्स कर सकते हैं। मैं आज आपको 13 टिप्स देने जा रहा हूँ, 13 पॉइंट्स। 13 पॉइंट एजेंडा पे आपको काम करना चाहिए किसी भी इंटरव्यू में अपीयर होने से पहले। खास तौर से मैंने जो फोकस किया है इस आपके एग्जाम में, जो बिहार का लेक्चरशिप वाले एग्जाम का है, उसको फोकस करके मैंने डिजाइन किया है। लेकिन ये बाकी जगह भी फ्रूटफुल है, कुछ जगह कुछ अंतर हो जाता है, उसको बीच में मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो 13 पॉइंट को फोकस करके आपको कहाँ जा रही है? और देखो कि बस हमेशा फुल में ही देखते हो, बाहर देखो। कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा होस्ट एडू लर्निंग से होस्ट जो हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अनम्यूट का ऑप्शन अपने पास रख लें। अनम्यूट ऑप्शन वो ओपन फॉर ऑल नहीं करें, तो ऐसा कर देंगे तो सुविधा हो जाएगी। और तो सुविधा होगी ताकि आप जिसको चाहे उसको अनम्यूट कर लें, ना हो जाए। इसको मैं आपको बता रहा था कि मैं 13 पॉइंट पे आपका पूरा ध्यान दिलाना चाहूँगा, और ये 13 पॉइंट पे जो फोकस करके तैयारी के लिए वहाँ पर उतरता है या उतरेगा, वो पक्का है, वो बिल्कुल वो सिलेक्शन होके ही निकलेगा से। सो वो 13 पॉइंट में सबसे पहला मेरा फोकस है आपका फिजिकल अपीयरेंस। नंबर 1, देखिए, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, एंड यू नेवर गेट सेकंड चांस टू मेक योर फर्स्ट इंप्रेशन। आपको जीवन में कभी भी फर्स्ट इंप्रेशन बनाने का सेकंड चांस नहीं मिलता है। तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन ऐसा होना चाहिए कि व्यक्ति, बिल्कुल जो भी बोर्ड के लोग बैठे बिल्कुल पहुंचे, यस यही तो व्यक्ति जिसकी मैं तलाशी कर रहा हूँ, 4 दिन से इंटरव्यू कर रहा था, इसी को तो मैं खोज रहा था। ये उस इंटरव्यू के बोर्ड के जितने लोग मेंबर्स हैं, उनके दिमाग में आपको देखते आना चाहिए। आपका फिजिकल अपीयरेंस आपका ऐसा होना चाहिए कि सबके मन में ये आ जाए कि यही वो व्यक्ति है
जिसकी मुझे तलाशी थी। अब वो कैसे आएगा उसके बारे में बता दूं। सबसे पहला, आपका ड्रेस, आपका कपड़ा कैसा होना चाहिए। ड्रेस के बारे में बता दूं कि जैसे आपका ड्रेस फॉर्मल होना चाहिए। फॉर्मल का मतलब ये हो गया, अगर आप लड़के हैं, बॉयज़ हैं, तो आपका कपड़ा में शर्ट पैंट होना चाहिए। नॉर्मली जीन्स को अवॉइड करना चाहिए, टी शर्ट को अवॉइड करना चाहिए। अगर बहुत मजबूरी है आपके पास टी शर्ट के अलावा कुछ और नहीं है, तो टी शर्ट हमेशा कॉलर वाला ही होना चाहिए, लेकिन कोशिश करें कि टी शर्ट पहन कर न जाएं। और जीन्स को भी आप, अगर जीन्स पहनना आपकी मजबूरी है तो आप जीन्स, नॉर्मल जीन्स पहने, नॉर्मल और फॉर्मल जीन्स जो होता है वही पहने। आजकल जो कटे फटे वाले फैशन वाले आ रहे हैं, ऐसे कपड़े पहन के न जाएं, क्योंकि उससे इंप्रेशन थोड़ा सा अच्छा नहीं जाता है। तो आपका कपड़ा ऐसा होना चाहिए, कपड़ा बिल्कुल सूदिंग लुक देना हो, एक मतलब अच्छा, जो इंटीरियर के बोर्ड के लोग हैं उनको एक अच्छा इंप्रेशन दे, अच्छा लुक दे। पता चला कि बिल्कुल वो ऑरेंज कलर का दुपट्टा लेके पहुंच गए, लाल रंग का सर में बड़ा सा फूल लेके चले गए, तो वो वहां पर आपके इंप्रेशन को वहां पर डाउन कर देता है। इसलिए आपका जो ड्रेसिंग सेंस हो बिल्कुल फॉर्मल रखें। और एक बात और मैं बता, ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, खासतौर से जो टीचिंग का जो वहाँ पर टीचर ही बैठे हैं, जो 5 लोग 6 लोग बैठेंगे तो मोस्टली टीचर ही बैठे होते हैं। और टीचर कम्युनिटी का वो व्यक्ति है जो समाज से हमेशा फैशन के मामले में 4 कदम पीछे चलता है। मतलब जब बेल बॉटम का फैशन था तो बेल बॉटम के फैशन में तुरंत बेल बॉटम नहीं पहना, जब वो फैशन जाने लगता है तब उसको अडॉप्ट करता है टीचर। ठीक है, तो आपको ये मानना है कि अभी जो करंट फैशन है वो नहीं, जो इसके पहले फैशन था, मतलब नॉर्मल ड्रेस पहन के जाए तो टीचर प्रभावित होता है। तो आपका कपड़ा ऐसा होना चाहिए। लड़के जो है बॉयज, आपके बाल छोटे छोटे होने चाहिए, मतलब खूब बड़े बड़े ऐसा बाल ना हो कि कुछ बाएं घूम रहा है कुछ दाएं घूम रहा है, ये नहीं। बाल छोटे हो लेकिन झाड़े हों, जैसे मेरा इसमें थोड़ा बाल जो देखे ये बिल्कुल परफेक्ट है। बाल ऐसा होना चाहिए, मतलब ऐसा भी ना हो कि लग रहा है कि कल ही बाल कटवा के चले आए हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। 10 दिन पहले, हफ्ता भर पहले बाल कटवा लीजिए, ये होना चाहिए आपका बाल का। और लड़कियों के बारे में बाल का भी बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपके बाल हमेशा बंधे होने चाहिए। वो आप चाहे जिस भी कंडीशन में, लेकिन बाल बंधे होने चाहिए और वो अच्छा इंप्रेशन देता है। खुले बाल लेके इंटरव्यू बोर्ड में कभी न जाए, ठीक है, बाल बंधे होने चाहिए। अब बाल बंधे होने का मतलब ये भी नहीं कि तेल लगा खूब दबा दबा के एकदम चोटी करके चले गए हैं, वैसा भी नहीं होना चाहिए। बाल थोड़ा स्मूथ हो, तेल 1-2 दिन पहले का लगाए हो चलेगा, लेकिन बाल बंधे होने चाहिए, ये आपका होना चाहिए। और ये बात हो गई बात के बारे में। और ओके, कुछ लोगों की जैसे आदत होती है बीच बीच में बाल पे हाथ हाथ फिराते रहते हैं, ये आदत नहीं होती है अच्छी, इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। आपको सर पे बाल फिराना ये नहीं करना है बार बार, ऐसा करने से इंप्रेशन थोड़ा सा खराब होता है। लेडीज सूट पहने या साड़ी पहने, साड़ी या सूट ही पहन के जाएं, स्कर्ट या टॉप या वो क्या कहते हैं टी शर्ट या कुछ इस तरह का ड्रेस नहीं पहन के जाएं, ये उनके लिए ज़रूरी होता है। और लड़के जो पैंट पहने, पैंट डार्क कलर का हो, शर्ट लाइट कलर का हो, बाकी जो कलर जो भी आप शेड रखें, लेकिन डार्क और लाइट का आप लोग विशेष ध्यान दें, ये जरूरी होता है। ये कुछ चीज़ें हो गई। और लड़के लोग शेविंग जरूर करके जाएं, ऐसा नहीं हो कि दाढ़ी थोड़ी थोड़ी बड़ी हुई है उसमें चले गए, दाढ़ी बड़ी है और मूछ अगर हो तो नॉर्मल मूछ सीधे, मतलब ऐसा नहीं कि मूछ ऊपर करके जा रहे हैं, 2 क्वेश्चन पूछा पंचर हो गए और पता है कि मूछ ऊपर तान के बैठे हैं और 2 क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आपकी मूछ नॉर्मल है तो आप आंसर देंगे तो भी कोई बुराई नहीं, नहीं आंसर देंगे तो भी कोई बुराई नहीं है। इसलिए कुछ इन सब चीज़ों का ये पहला पॉइंट था जिस पर आपको नंबर 1 तो ये आप इन चीज पर ध्यान देंगे, ये सावधानी है, जरूरी है करना। दूसरा पॉइंट नंबर 2, रूम के अंदर जाने पर नॉर्मली जो चेयरमैन होते हैं वो आपको आपको इंट्रोड्यूस करते हैं सबसे, और वो कहते हैं आपसे 2-3 क्वेश्चन लगातार पूछ देते हैं, धड़ाधड़ 2-3 क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे उन्होंने पूछ दिया, सो वेलकम गरिमा मैम, आइए आप अपना सीट लीजिए, अपने बारे में बताइए, आप क्या करती हैं, कहाँ से पढ़ाई लिखाई की, अपना विजन बताइए, अपना एम बताइए। मतलब ऐसे 4-5 क्वेश्चन, आपको तो लगता है कि उन्होंने बस हाल चाल लेने के लिए पूछ लिया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो बोर्ड के मेंबर हैं वो सबके पास वो रिटर्न क्वेश्चन उनके सामने पड़ा होता है। आपको वहाँ पर क्या सावधानी देनी, जैसे मैंने आपको कहा ना कि आप 110% अपने माइंड को अलर्ट करके वहाँ पर जाइए।
वो जिस क्रम में आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप सारे क्वेश्चन को रिकॉर्ड करिए और उसी क्रम में उंगली आप धीरे धीरे ऐसे चलाते रहेंगे नीचे करके, उनको दिखाते हुए नहीं कि आपके पहले क्वेश्चन का ये, दूसरे का ये, तीसरे, ऐसे नहीं करना है, लेकिन मन में रखना है कि उनके क्वेश्चन का उसी क्रम में आंसर देना है जिस क्रम में उन्होंने आपको पूछा है। वो सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। और एक बात और है, आप हर बात को बिल्कुल सावधानी से और टू द पॉइंट सुने, एकदम टू द पॉइंट आंसर भी होना चाहिए। आपको एक भी ऐसा मौका नहीं देना चाहिए, पार्डन सर, सर मैं नहीं सुन पाया, सर प्लीज रिपीट कर दिए क्वेश्चन। वो कहेगा कि कान में तेल डाल के आना चाहिए था यहाँ पर, आपसे मुंह से वो नहीं कहेगा, लेकिन नंबर देते समय यही कह देगा। ठीक है, तो ये आदत नहीं अच्छी है। पार्डन सर, एक्सक्यूज मी सर, प्लीज रिपीट सर, ये सब नहीं करना है। मतलब आपका कानों में तेल पहले से 2-4 दिन पहले डाल के रखिए, ताकि एक भी वर्ड आपके कान से स्लिप ना हो। आपके पूरे जीवन का फ्यूचर वहां पर बनने जा रहा है। पूरे एक एक पॉइंट को बहुत सावधानी से आप उनके सुने। ये पॉइंट नंबर 2 था। पॉइंट नंबर, आप देखेंगे वहां पर जितने बोर्ड के मेंबर्स हैं सभी लोग आपसे क्वेश्चन पूछे, कुछ ना कुछ करीब सभी लोग पूछते हैं, और हर व्यक्ति अपने क्वेश्चन का नंबर आपको अपने आपके आंसर के आधार पर देता है। ऐसे में क्या है, आपको जिस व्यक्ति ने क्वेश्चन पूछा है खास उस व्यक्ति से आपको आंखों में आंखें में डाल के आंसर देना है, और बिल्कुल एकदम उसी को मुखातिब होकर उसी को व्यक्ति को डायरेक्ट करके आपको आंसर देना है। और जो आपका पर्टिकुलर फील्ड ज़्यादा स्ट्रांग है उसी स्ट्रांग फील्ड की तरफ आपको ध्यान देते हुए आप उस आंसर को मोल्ड कर सकते हैं। एक बात मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, बहुत आवश्यक है कि आप पूरे एग्जामिनेशन के इंटरव्यू के माहौल को बदल सकते हैं। आप जिधर चाहें उधर माहौल को ले जा सकते हैं। आप अपने उस जो आपका स्ट्रांग फील्ड है उस तरफ अपने इस क्वेश्चन के आंसर को घुमा के ले जाइए, पूरा का पूरा क्वेश्चन का आंसर उसी तरफ चला जाएगा। चौथा पॉइंट, आप अपने सब्जेक्ट के अलग अलग थ्रस्ट एरिया, आप लोग अलग अलग विषय के हो सकते हैं, बॉटनी, फिजिक्स, फिलोसफी, संस्कृत, यहाँ पर जैसा मुझे बताया गया हर सब्जेक्ट के लोग हैं इस समय। तो आप सब लोग अपने अपने सब्जेक्ट के अलग अलग फील्ड के रिनाउंड 2-3 ऑथर्स का नाम जरूर रख लें, जी अच्छी बुक्स का जिन्होंने लिखा है। वहाँ पर पूछते हैं आपने किस बुक से पढ़ाई किया है, तो वहाँ पर आपको उसका आंसर दे देना चाहिए, बता देना चाहिए कि मैंने ये बुक से पढ़ा है, उस बुक का आपको नाम बता देना चाहिए। ऐसे करना है। नेक्स्ट पॉइंट आपको ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट, आपको कई बार होता है टीचिंग सर्विस में वहाँ पर कहते हैं कि आप कोई टॉपिक पढ़ाइए, तो नॉर्मली तो आज़ादी दे दिया जाता है कि आप जो मन हो आपको वो टॉपिक पढ़ाइए। कभी कभी क्या होता है कि लड़का जब एग्जामिनर थोड़ा सा खुराफाती हमारे टाइप का होता है, तो वो क्या करता है, जैसे मान लिया कि प्रीति जी आई हैं वहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए, हमने कहा कि ठीक है आप अपने मन से कोई टॉपिक पढ़ाइए, इन्होंने स्टार्ट किया फोटोसिंथेसिस बताना, तो हम कहें नहीं ऐसा है ना कि अभी अभी संगीता मैडम आए थे इंटरव्यू देने और अभी वो फोटोसिंथेसिस पढ़ा के गए हैं, आप ऐसा करिए क्रेब साइकिल पढ़ा दीजिए। तो ऐसे में क्या होता है, आपको कम से कम 3 टॉपिक तैयार रखना है, और वो जो 3 टॉपिक तैयार रखना है उसके आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना के नहीं ले जाना है, सर लैपटॉप लाइए मैं पिन खोसूंगी तो उसके बाद पेन ड्राइव से चलाऊंगी, वो नहीं करना है। आपको वहाँ पर समय, उनके समय का भी ध्यान रखना है। आपको क्या करना है, ये 3 टॉपिक जो आपको तैयार रखने हैं, ये 3 टॉपिक ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 मिनट का हो। और आप ये सोचिए जो भी टॉपिक आप तैयार करिए मैक्सिमम 5 मिनट का टाइम देगा, उस 5 मिनट में आप सब कुछ कह डालें उसके बारे में, उसका बेसिक्स कहाँ से शुरुआत किया, जीरो से शुरुआत करके उसके टॉप तक लेके जाइए आंसर को, सारा चीज आपको तैयार करना है। और 5 मिनट मैक्सिमम टाइम दे देंगे, और नॉर्मली वो 3 से 5 मिनट का टाइम वेरी करता है। तो ऐसा टॉपिक, और बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करिए। अगर वो कहते हैं कि कोई टॉपिक आप पढ़ाइए, आप चेयर से उठने में ही 15 मिनट लगा देते हैं कई बार, सर मैं बताऊं, अच्छा मैं पढ़ा देता हूं तो ये कर दो, ये नहीं, बिल्कुल स्मार्टली तुरंत चेयर से उठिए, बोर्ड पे जाइए और तुरंत आप टॉपिक लिखिए। तो मैं टॉपिक ये कर दूं, इस पर मैं बताना चाहता हूँ, तुरंत आप स्मार्टली उठाइए चौक या मार्कर जो भी है और टॉपिक लिख दीजिए। यदि कहते हैं कि नहीं नहीं कुछ और टॉपिक, तो तुरंत दूसरा वाला टॉपिक, क्योंकि आपको 3 टॉपिक आप तैयार कर देगा है ना, तुरंत दूसरा टॉपिक वहां पर करिए, सर मैं ये बता देती हूँ। और कोई एग्जामिनर कितना भी ढीठ हो, लेकिन वो 2 टॉपिक नहीं बदलवाएगा, बोले ठीक है इसको बता दीजिए।
तो कम से कम 2 टॉपिक नहीं तो 3 टॉपिक तो आप तैयार करके जाइए, ठीक है। और ध्यान रखिए कि 5 से 7 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, टॉपिक बड़े नहीं होने चाहिए। पॉइंट नंबर 6, ओके, आपका इंटरव्यू अच्छा हो, क्योंकि भले आपका सब्जेक्ट जो भी हो, आपसे जो क्वेश्चन वहाँ पूछे जाएंगे, हर फील्ड के, आपके विषय के हर फील्ड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपका हर फील्ड पे कमांड कैसे हो जाएगा, महीने 2 महीने हर फील्ड पे कमांड कैसे कर सकते हैं, इसका आपको टिप्स बताता हूँ। ये पॉइंट नंबर 6 में, आप जिस भी सब्जेक्ट के हों, उस सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट की बुक्स आती होंगी। फिलॉसफी का ISPC का बुक उठा लीजिए ऑब्जेक्टिव टाइप का, केमिस्ट्री के हैं, बॉटनी के हैं, मेडिकल की बुक उठा लीजिए। जो भी विषय आपका हो, उस विषय की ऑब्जेक्टिव टाइप की मोटी बुक उठा लीजिए और उसके सारे क्वेश्चन देख डालिए। आप जब ये करेंगे तो आप ये पाएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें को आपने कवर कर लिया और बहुत कुछ चीज़ें आराम से आप कंप्लीट कर ले गए। तो आपका इंटरव्यू जो होगा वो वहाँ पर इंप्रेसिव हो जाएगा। ये हो जाएगा कि जो कुछ भी क्वेश्चन पूछा गया सभी का आपने आंसर दिया है, ये बहुत अच्छा है। पॉइंट नंबर 6, यदि कई बार ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन पूछा गया हमको नहीं पता है, तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि आपको क्वेश्चन के आंसर नहीं पता है, टाइम वेस्ट किए बिना सीधे आपको कहना है सर इसका आंसर मुझे नहीं याद आ रहा है। सिंपली ये नहीं करेंगे मुझे नहीं पता है, पता तो है ही, मुझे याद नहीं आ रहा है। वहां पर ये नहीं कहना सर इसका आंसर मुझे नहीं पता है, वहां ये कहना है सर इसका आंसर मुझे याद नहीं आ रहा है। सिंपल, ये हो गया। उसके बाद पॉइंट नंबर 7, आप देखिए PhD आप सभी लोग काफी लेवल तक कर चुके हैं और PhD करने में आपने क्या है कि अपने अपने PhD के आप ही मास्टर हैं, आप ही एक्सपर्ट हैं, आप ही सबसे ज़्यादा जानते हैं। और ओके 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 सर, ओके मैसेज मिल गया, थैंक यू सर। ओके, सो मैं ये कह रहा था कि आप अपने PhD के मास्टर हैं और आप अपने PhD की थीसिस से आप जितना जानते हैं उतना बढ़िया सामने वाला भी नहीं जानता है। आप प्रयास ये करिए कि PhD के टॉपिक का कहीं ना कहीं चर्चा आ जाए और PhD पर चर्चा शुरू हो जाए। आपके PhD पर जब चर्चा शुरू हो जाएगी तो कोई वहां पर पहलवान नहीं बैठा है जो आपको वहां पर पटक दे। अपने PhD में उसको ऐसा घुमाइए कि उसको लगे कि काश मैं भी कुछ जान लेता इनसे, काश मैं भी कुछ समझ लेता इनसे, और क्योंकि हर प्रोफेसर ही है मोस्टली वहां आते हैं, अपने यहाँ जाके मैं इसको अप्लाई करूंगा। ऐसा क्यूरियोसिटी जनरेट कर दीजिए अपने PhD के संदर्भ में, मतलब PhD के टॉपिक पर इतना आप उसको वो इलेबोरेट कर दीजिए इन चीज़ों को। फिर पॉइंट नंबर 8 पर हम आते हैं। कई बार लोग सोचते हैं हम अंग्रेजी में बोलेंगे तो इम्प्रेशन अच्छा जाएगा। भैया मैं आपको बता दूं, आप उसी माध्यम का इस्तेमाल करिए, उसी मीडियम का इस्तेमाल करिए जिसमें आप बेस्ट अपने आप को फील कर रहे हो, मोस्ट कंफर्टेबल फील कर रहे हो। अगर आप टूटी फूटी अंग्रेजी का इस्तेमाल करते हैं, यस नो वेरी गुड वाली अंग्रेजी का इस्तेमाल करके इंटरव्यू दे के आएंगे तो सब लोड देंगे, सब बेकार हो जाएगा। वो नहीं करना है। इंटरव्यू आपको देना है, इंग्लिश आपको मोस्ट फ्लुएंट, बिल्कुल बहुत अच्छी आपकी फ्लुएंसी में इंग्लिश हो तो इंग्लिश में दीजिए। अदरवाइज भारत के नागरिक हैं, हिंदी में इंटरव्यू देंगे कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं कहेगा नहीं नहीं आप हिंदी में इंटरव्यू देंगे आपका सिलेक्शन में नहीं करूंगा। चाहे वो आप बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स किसी भी सब्जेक्ट का इंटरव्यू दे रहे हैं, आप बोले हिंदी में इंटरव्यू देते हैं, सर मैं हिंदी में अपने आप को ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ, तो ये आप कर सकते हैं। तो इसमें कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आप मीडियम अपना जो भी रखें जिसमें आप इम्प्रेसिव हो। और एक बात और होता है, कुछ लोग जबरदस्ती बताने के बाद भी वहाँ पर अंग्रेजी ही पीसने का प्रयास करते हैं। ऐसे में क्या होता है, हमारे जैसा आदमी जब बैठा होता है, जो टेबल के उस पार बैठा है, वो कहता है अपने आप को बड़ा तेजु खान समझ रहा है, ठीक है मैं बताता हूँ। ऐसा मौका किसी को नहीं देगा कि बताता हूँ वाला मौका, क्योंकि जब वो बताता हूँ कर देगा तो पेन से बताएगा ना, वो अच्छी बात नहीं बताएगा। ये मान लीजिए उसकी इंग्लिश आपसे अच्छी होगी, जो सामने बैठा है वो 20 साल 15 साल 25 साल से टीचिंग कर रहा है, वो आपसे अच्छी इंग्लिश जान रहा है, उसके सामने हमको सब्जेक्ट का नॉलेज अपना देना है ना। अपनी इंग्लिश की फ्लुएंसी नहीं बताने का मैं इंग्लिश कितना जानता हूँ, वो हमको नहीं करना है। इसलिए मीडियम के लिए बिल्कुल निसंकोच होकर बात करना है। और ओके, ये बातें हो गई। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमें लग रहा है पॉइंट नंबर 9 होगा। कई बार ऐसा होता है, कई लोग नौकरी कर रहे थे, कोई ना कोई नौकरी पहले से कर रहे होते हैं, तो उनके साथ ये होता है कि कई बार ऐसा होता है कि लोग मैं पहले से किसी नौकरी में होते हैं तो सोचते कि मैं बताऊं कि ना बताऊं अपनी नौकरी को। तो मैं एक बात आपको बता देता हूं, यदि आप इससे ऊंचे पद, जिस पद पे इंटरव्यू देने जा रहे हैं, यदि आप उससे ऊंचे पद पर हैं तो कई बार हम बता देते हैं, लेकिन जब ऊंचे पद पर रहेंगे तो इस पद पर जाएंगे क्यों। लेकिन कई बार हम प्राइवेट में 1 लाख की तनख्वाह है,
हम वहां पर बताना चाहते हैं कि हमारी तनख्वाह 1 लाख है और हम आपके यहाँ फिर भी इंटरव्यू देने आए हैं, ये इंप्रेशन गलत ले जाता है। भैया कोई आपको बुलाने नहीं गया था, आप खुद फॉर्म में अप्लाई करके वहां आए हैं, आपको 60,000 70,000 की नौकरी पसंद है, इसीलिए आप वहां पर इंटरव्यू देने आए हैं। 1 लाख की नौकरी छोड़ना चाहते हैं इसलिए आप वहां पर आए हैं। इसलिए ये सेखी बगाने की जरूरत नहीं है। ऐसे तो मैं 1 लाख की सैलरी पा ही रहा हूँ सर, लेकिन यदि आप सिलेक्शन मेरा कर ले तो मैं एहसान आप पर कर दूंगा, वो नहीं करने की जरूरत है। वो आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं आपका सिलेक्शन करके, ये दिमाग में जरूर रखना है। और यदि आप छोटे पद पर नौकरी करें, मतलब अगर आप डिग्री कॉलेज में जा रहे हैं, इंटर कॉलेज में या कहीं और सर्विस में हैं, तो प्रयास करिए कि उसकी चर्चा करने की आवश्यकता न पड़े। जब तक कि बहुत जरूरी नहीं उसको चर्चा करिए ही मत, उसकी चर्चा मत लाइए कि आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, जब तक कि पूछा न जाए, जब तक बहुत जरूरी न समझे, उसकी चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर कोई पूछता है तो झूठ भी नहीं बोलना है, ठीक है। और जैसे अगर आप कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई पूछता है तो आप ये कह सकते हैं वर्तमान में तो मैं सर वहां पर हूँ, लेकिन मेरा इंटरेस्ट है, मैं इसको करना चाहता हूँ और मैं इसको करूंगा। ऐसे फिर एक और दिक्कत आती है, कई बार होता है कि आपके पीएचडी करने और इंटरव्यू होने के बाद लंबा गैप हो चुका होता है, तो उस गैप का जस्टिफिकेशन आपके मन में खुद ही नहीं रहता है कि इस गैप का जस्टिफिकेशन मैं क्या दूं। आप खुद घबराए होते हैं। आपको एग्जामिनेशन रूम में क्वेश्चन मार्क लेके नहीं जाना है, ये मन में नहीं रखना है कि हम वहां पर पूछ दिया कि आपका पीएचडी छोड़ के इतना दिन हो गया है, पढ़ाई छोड़े इतना दिन हो गया है, आप क्या पढ़ाएंगे डिग्री कॉलेज को, आप जाइए जहाँ है वही पढ़ाते रहिए। वो आपका मन में इतना सटीक उसका आंसर, सॉलिड आंसर होना चाहिए। आपको वहां पर क्या कहना है, देखिए आपको ये कहना है, नॉर्मली ये कहने की जरूरत है कि सर जीविकोपार्जन के लिए कुछ न कुछ तो करना ही था, परिवार का अपना खर्चा चलाने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही था, तो उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ, वो मैं कर रहा हूँ, जीविकोपार्जन कर रहा हूँ, लेकिन मेरा योग्यता इस नौकरी की है और मैं जिस नौकरी में हूँ वहां पर संतुष्ट नहीं हूँ। वहां पर और बेटर परफॉर्म करने के लिए मुझे और आगे बढ़ने कोई स्कोप नहीं है, लेकिन यदि मैं अपनी योग्यता के अनुरूप पद पे आ गया तो मैं बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकूंगा, ऐसा मुझे विश्वास है, ऐसा मुझे विश्वास है। तो कहेंगे जब तो फिर वहां क्यों करने गए, तो वहां नहीं जाते तो क्या भूखों रखते परिवार को सर, बीवी है, बच्चे हैं, क्या करते, जीविकोपार्जन के लिए वो माध्यम करना है, एकदम बिल्कुल ऐसा नहीं कि कहीं आपको इसमें दिक्कत हो, ये आपको करना है। तो ये अगला पॉइंट हो गया। उसके बाद ओके, मैं कुछ और बातें आपके लिए कुछ पॉइंट बनाया था। यस, नेक्स्ट पॉइंट, ओके, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप कई बार होता है आदमी का इम्प्रेसिव एक्सप्रेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है। कई बार सामने वाले को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत जरूरी होता है हमारा स्माइलिंग फेस होना चाहिए। स्माइलिंग फेस सामने वाले को अपने आप ही ठंडा कर देता है। अब उसके लिए क्या करेंगे हम, देखिए मैं एक बात बता दूं, टीचर का एक गुण बता दूं, एक बहुत अच्छा लक्षण है, एक शेर हमारे एक वाइस चांसलर ने कहा था, टीचर के गुण बताते हुए उन्होंने कहा था, मुंह में शक्कर, पैर में चक्कर, चेहरे पे शांति, मन में क्रांति। ये 4 लक्षण है टीचर के। टीचर के 4 गुण हैं, आप टीचर का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ये 4 गुण आपके पास होने चाहिए। क्या क्या है, मुंह में शक्कर, वाणी इतनी मधुर, इतनी अच्छी हो, पैसा नहीं लग रहा है वाणी का, वाणी बिल्कुल मधुर होनी चाहिए। तो मुंह में शक्कर, पैर में चक्कर, जैसे देखिए अभी इसमें देख रहा हूँ कुछ लोग का वीडियो बंद, कुछ लोग का वीडियो चालू, कुछ लोग का वीडियो बीच में बंद चालू हो रहा है, तो मुझे अंदाजा लग रहा है मैंने 4-5 लोगों को देखा जो कहीं ना कहीं यात्रा में है। मतलब ये टीचर का अच्छा गुण है, आप चलने को तैयार हैं, यहाँ से पटना, गोरखपुर, इलाहाबाद, दिल्ली, बनारस से आप पटना जाने को तैयार है। तो मुंह में शक्कर, पैर में चक्कर, मन में क्रांति, मन क्रांति, मुझे चाहिए ये आंसर मुझे, हाँ सब आंसर मुझे पता है, सब पूछो, ये सब कुछ आपके मन में होना चाहिए, लेकिन चेहरे पे शांति भी है। शांति को देख के आदमी को ये नहीं लगना चाहिए कि आपके मन में कितना हलचल है, ये नहीं देखना चाहिए। ये टीचर का गुण है। आप टीचर का इंटरव्यू देने जा रहे हैं,
तो ये चीज़ें आपके साथ होना चाहिए। और एक बात और है, गैप का जस्टिफिकेशन मैं कह रहा था ना, यहाँ पर गैप होता है, तो गैप का एक तो ये होगा कि मैं कार्य जीविकोपार्जन के लिए कर रहा था, दूसरा आप सभी लोग देखिए इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। सिलेक्शन हो ना हो, मैं आगे के लिए भी कह रहा हूँ, आप जितने लोग हैं मोस्टली पीएचडी किए होंगे या कर रहे होंगे, आप चाहे जो कुछ भी हो जाए, 15 साल, 10 साल, 8 साल, 5 साल, चाहे जब के भी आप पीएचडी की हो। अच्छा, एक बात मैं बता दूं, अभी मेरे पास मैसेज आया है एडमिन का कि अगर ये कनेक्शन फेल हो जाता है, अभी टाइम पूरा होने वाला है, तो दोबारा हम लोग इसी आईडी और पासवर्ड से दोबारा लिंक कर लेंगे, तुरंत ज्वाइन कर लेंगे। तो ये मैसेज मैं आप लोगों को कन्वे करता, हो सकता है आप लोगों को मैसेज ये गया हो। अगर ये टूटता तो दोबारा